फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की न्यू फिजिक्स के बुक की यूनिट 24 के चैप्टर रिलेटिविटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और एक और बात भी आपको बतानी थी, लाइक आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों का सिलेबस 25% रिड्यूस हो गया, यानी अब आपको 75% आपके इस पूरे होल सिलेबस की तैयारी करनी होगी, इंक्लूडिंग फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपको 75% आप प्रिपरेशन करनी है, जबकि 25% रिड्यूस हो गया है। सो ये एक तरह से आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि शायद ही लोग एग्ज़ाम इस बार जल्दी ले लें। सो इट विल गुड फॉर यू कि आप अपनी प्रिपरेशन आप थोड़ा बेटर तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। उसमें पूछ रहे हैं नंबर 1, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अच्छा, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाद में आई थी, जो आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाद में आई थी। और उसका कंसर्न लाइक था स्पीड ऑफ लाइट के साथ। पर जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो प्योरली जो बेस कर रही थी, वो हमें हेल्प कर रही थी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने में। जैसे ही आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा है, आप लोगों को दिखा भी दूँ मैं। फर्स्ट पेज पे लिखा था, थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लगेगा बट मैं दिखा लेती हूँ। ओके। या तो यहाँ मैंने मार्क करके रखा है, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस्ड एक्सटेंड्स दीज आइडियाज टू इंक्लूड ग्रेविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी फोर्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही थी, लेकिन ये स्पेस टाइम के कर्वेचर, यानी ये जो मास और एनर्जी की वजह से होते हैं, ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कराने के लिए इसलिए इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट का कॉन्सेप्ट आया था ऑब्जर्वर के और ऑब्जेक्ट के रिलेटिव। सो एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटी। एमसीक्यू नंबर 2 मैंने यहाँ सॉल्व ऑलरेडी करके रखा है, ये एक न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू से, जिसमें पूछ रहे हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट with a mass of 1 kg. What is its mass when it is moving at a speed of 0.9 c? ये c लाइट का सिंबल है, जिसकी c की स्पीड, वैसे अगर आपको पूछनी है तो मैं बता दूँ, c की स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8। ये लाइट की वेलोसिटी बताता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ये c की वैल्यू है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है। ये फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट वी अंडर रूट माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और नीचे मैंने m को यहाँ रखकर डायरेक्ट ये मैंने फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ पर m ही आना है बाय द वे। तो ऊपर 1 kg ही रहेगा, नीचे अंडर रूट में 1 ही रहेगा, और जो ये हमारा v था, इस v की जो वैल्यू हमें दी है, मूविंग एट अ स्पीड v स्पीड है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू 0.9 c। तो ब्रैकेट में 0.9 और c दोनों आ जाएंगे, और होल स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट पे, तो 0.9 का स्क्वायर 0.81 होता है, और c पे स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑटोमेटिकली सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर मैं 1 को माइनस 0.81 से माइनस करवाऊँ 1 को, तो 0.19 आंसर आता है, जिसका अंडर रूट 0.43 है। और जब 0.43 को आप डिवाइड करेंगे 1 से, then you will get the answer 2.32 kg, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 2.3 kg। मास kg में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं द इक्विवेलेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरल रिलेटिविटी इज। तो जनरल रिलेटिविटी थी, वो ग्रेविटी के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देती थी, और हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसमें इनर्शियल है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंस को डिस्कस करती है जनरल रिलेटिविटी का प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं which of the following phenomena is not predicted by special relativity।
तो एक एक करके मैं बता दूँ। स्पेशल रिलेटिविटी जो थी, लाइक कि स्पेशल रिलेटिविटी जो थी वो हमें कॉन्सेप्ट दे रही थी तीन चीज़ों के बारे में। एक इन यहाँ पर चार चीज़ें कह रहे हैं। पहली थी मास कॉन्ट्रैक्शन, मास पहली थी मास इंक्रीज, दूसरा था टाइम डायलेशन, एंड थर्ड वाज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और चौथी थी एनर्जी एंड मास रिलेशन। मास वेरिएशन था फर्स्ट वाला, अब याद आया मुझे, थोड़ी सी मेरी भी याददाश्त कमज़ोर है, सो जस्ट इग्नोर दैट। अच्छा, अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जिस ऑप्शन में इन चारों में से नहीं होंगे हमारे पास, वो हमारा इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन होगा, जो स्पेशल रिलेटिविटी ने प्रेडिक्ट किया ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है टाइम डायलेशन, यस, स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। बी इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है। और सी ग्रेविटेशनल वेव्स का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी रियलिस्टिक मास इंक्रीज मास वेरिएशन को ही कहते हैं। और इन तीनों का कॉन्सेप्ट तो है ए बी और डी का। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाती है तो फिर हमें ये तीन फिनोमेना दिखते हैं या फिर प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं, बट ग्रेविटेशनल वेव्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देन द क्वेश्चन सी विल बी करेक्ट, ग्रेविटेशनल वेव्स। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं व्हाई डज द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल स्टेट अबाउट एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटी। अच्छा, ये वर्ड लिखा है, सॉरी। तो इसमें पूछ रहे हैं जो प्रिंसिपल स्टेट था इक्विवेलेंस का एक्सीलरेशन और ग्रेविटी के बारे में, वो क्या बताता है। अच्छा, दे आर completely different forces, it is not correct. B is they are indistinguishable for an observer, that is correct। कि एक ऑब्जर्वर के लिए एक्सीलरेशन और ग्रेविटी के बीच में ऑब्जर्व करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सी बात है। अगर हम फ्री फॉल मोशन की भी बात करते हैं तो उसमें हम एक्सेलरेशन को हमेशा जी कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों को ही ऑब्जर्वर कभी भी अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहा है लाइट पासिंग नियर अ मासिव ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टार विल बेंड ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम कर्व स्पेस टाइम, लाइक यूँ ले लें, स्पेस टाइम से जब भी हम लाइट को पास कराते हैं तो बैंड करके चली जाती है। इसलिए बैंड करती है, ये बैंड कट जाती है, इस वजह से हमें ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। लाइक हम लोग किसी भी स्टेटोस्कोप की तरफ से या पे दूरबीन वगैरह जो यूज़ करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, उसकी हेल्प से हम यूनिवर्स में दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसी वजह से लाइट बैंड होती है ट्रैवल करते हुए। तो हमारे लिए या फिर साइंटिस्ट के लिए ईजी हो सकता है कि वो चीज़ों को मैग्नीफाई करें या फिर समझ सकें। जितनी भी हेवनली बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमी की जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे यूनिवर्स खिला में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन रीजन एस्ट्रोनॉमर्स कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स को क्यों डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ पर आपके समरी वाले पैराग्राफ में लिखा है कि ब्लैक होल्स में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है ब्लैक होल्स की कि उसमें से लाइट स्केप नहीं कर सकती। इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को डिफिकल्टी आती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देयर इमेंस ग्रेविटी ट्रैप्स लाइट। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज। ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकती, यानी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उस टाइम पे मास इनफाइनाइट हो जाता है। यानी मास जब भी स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो मास वेरिएशन था, यानी मास इंक्रीज होता है। एक पॉइंट आता है जब मास इंक्रीज होकर इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसलिए हम ये लाइट की स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, their mass becomes infinite।
एमसीक्यू नंबर 9 में पूछ रहे हैं व्हाई इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट वैलिड एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में भाई क्यों नहीं वैलिड होती है? क्योंकि ये लॉ वायलेट करती है स्पीड ऑफ लाइट को। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था कि ऑब्जेक्ट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, बट गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इसके ऑपोजिट चीज़ें दिखने में आई थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट वायलेट्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछ रहे हैं द एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन आवर एवरीडे लाइफ इज। याद रखें दो टाइप के हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, दो टाइप के हैं। उप्स, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर ली है। तो करेक्ट है, इन केस लास्ट में भी अगर किसी को देखना। अच्छा, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटिंग। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, और नॉन इनर्शियल में ऑब्जेक्ट की हमेशा एक्सेलरेशन होगी। तो हमें ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसमें ऑब्जेक्ट की या तो स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो, या फिर वो रेस्ट में हो। तो अ कार एक्सेलरेटिंग ऑन हाईवे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एक गाड़ी एक्सेलरेट करी यानी चल रही है हाईवे पर, तेज चल रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, इसमें ना ही कांस्टेंट स्पीड का जिक्र है और ना ही रेस्ट का जिक्र है। सो इट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में पूछ रहे हैं आर ट्रेन मूविंग स्मूथली एट कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ कांस्टेंट स्पीड का जिक्र आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी में पूछा पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्पिनिंग प्लेटफॉर्म। एक पर्सन खड़ा तो है, यहाँ तक तो बच्चे समझ रहे होंगे कि रेस्ट की बात है, लेकिन स्पिनिंग प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म स्पिन कर रहा है, एक जगह पे नहीं रुका हुआ। तो इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नॉन इनर्शियल की एग्जांपल है। डी का एयरप्लेन इनकाउंटरिंग टर्बुलेंस। एन एयरप्लेन टर्बुलेंस का मतलब होता है कि लाइक इमरजेंसी आ गई हो। जब भी एयरप्लेन में इमरजेंसी आएगी तो वो हवा में खड़ा तो नहीं रहेगा ना, या फिर कांस्टेंट स्पीड से इतनी बात मान लेते हैं कि एयरप्लेन हवा में कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अभी टर्बुलेंस है यानी इमरजेंसी आ गई। अब इमरजेंसी में या तो क्रैश की तरफ जाएगा, वो एक्सेलरेट होके ज़ोर ज़ोर से ज़मीन की तरफ या फिर तेज़ तेज़ ज़मीन की तरफ आएगा क्रैशिंग की वजह से। तो इसका ये आंसर भी करेक्ट नहीं होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आप सबको ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, और कॉन्सेप्ट वाइज भी मैंने आप लोगों को समझा दिए। इन केस कोई भी बात समझ ना आई हो, सो यू कैन कमेंट मी। और आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए डेली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल कर आप लोगों की वीडियोस बना के आपको हेल्प आउट कर सकूं। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।